बैंगन एक साधारण सब्जी है। उसकी भाजी बनाओ या भरता, सब स्वादिष्ट लगता है। लेकिन क्या हो अगर बैंगन में कोई जादू आ जाए? एक गरीब किसान के खेत में उगे जादुई बैंगन ने किस तरह से उसकी किस्मत बदल दी, चलिए देखते हैं। करतारपुर गांव में बिज्जू अपने परिवार के साथ रहता था। बिज्जू एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो सब्जियां उगाता था, लेकिन उसके खेत में उगने वाली सब्जियां अच्छी नहीं होती थी। उनमें या तो कीड़े लगे होते थे या पेड़ से तोड़ने के कुछ देर बाद ही वो बासी हो जाती थी। बिज्जू के घर में उसकी पत्नी तारा और उसकी नन्ही सी बेटी अंजू रहते थे। बिज्जू रोज अपनी सब्जियों को गांव की मंडी में बेचने जाता था। अरे भाई, ये फूल गोभी कैसे दिए हो? 50 रुपए किलो साहब। लेकिन वो ग्राहक बिज्जू से फूलगोभी के दाम पूछकर आगे बढ़ जाता है। बिज्जू पीछे से उसे आवाज लगाता है। क्या हुआ साहब, ले लो ना, 40 रुपए किलो लगा दूंगा। नहीं नहीं, तुम्हारी फूल गोभियां बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। अरे साहब, आज ही तो खेतों से तोड़ कर लाया हूँ। इसी तरह से लोग बिज्जू से उसकी सब्जियां नहीं खरीदते, सिर्फ दाम पूछकर आगे बढ़ जाते। इक्का दुक्का लोगों ने ही बिज्जू से सब्जियां खरीदी। बिज्जू अपनी सब्जियों से भरी टोकरी लेकर शाम को घर आ गया। उसकी टोकरी देखकर उसकी पत्नी तारा ने उससे कहा, क्या आज भी सब्जियां नहीं बिकी? इस तरह से तो हम हमेशा गरीबी और तंगहाली में ही दिन गुजारेंगे। हमारी अंजू भी कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाएगी, खाने के लाले पड़े रहेंगे। क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे हमारी अच्छी कमाई हो जाए? कोई भी अच्छा काम करने के लिए अच्छे पैसे भी तो होने चाहिए। हमारे पास तो खाने के लिए ही पैसा नहीं है, तो हम अच्छा काम कैसे करेंगे? रात को खाना खाकर पूरा परिवार सो गया। आधी रात में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश की आवाज सुनकर बिज्जू और तारा की नींद खुल गई। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर अभी इतनी तेज बारिश कैसे हो रही है? इंद्रदेव की जो मर्जी, वो जब चाहे बारिश करवा सकते हैं। ज्यादा बारिश हो गई तो हमारे खेतों में पानी भर जाएगा, फिर हम कल फसल भी नहीं रोप सकेंगे। हम कर भी क्या सकते हैं? बारिश रोकना तो हमारे बस में नहीं है। तुम सो जाओ। बिज्जू और तारा बातें करके फिर से सो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था और सूरज की रोशनी सीधे बिज्जू के खेत पर पड़ रही थी। बिज्जू ने देखा कि पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे उगाए थे। तभी वहां तारा भी आ गई। बिज्जू ने तारा से कहा, कल तो हमने खेत में कुछ भी नहीं रोपा था, फिर ये पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे कैसे निकल आए? ना जाने किस चीज के पौधे हैं। मैं तो इस इंतजार में कि आज खेत में मटर के बीजों की रोपनी करूंगी। लेकिन हमारे खेत में ये पौधे इस तरह से उगाए हैं जैसे किसी ने इनकी रुपाई की हो। सारे एक ही आकार के हैं। क्यों ना हम कुछ दिन रुक कर देखें कि ये पौधे किस चीज के हैं? ठीक है, थोड़ा इंतजार करके देख लेते हैं, लेकिन हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी खेत में कुछ नहीं उगाया तो हमारी कमाई कैसे होगी? इससे पहले कि भूखे रहने की नौबत आ जाए, हमें खेत में फसल लगानी होगी। कल सुबह तक पता लग जाएगा कि ये पौधे किस चीज के हैं। सारा दिन गुजर गया। रात को तीनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब बिज्जू और तारा की नींद खुली तो उन्होंने अपने खेत में जाकर देखा। उन्होंने देखा कि वे छोटे छोटे पौधे एक ही रात में बड़े हो गए थे और उनमें ढेर सारे बैंगन फले हुए थे। तो ये बैंगन के पौधे हैं, लेकिन हमने तो अपने खेत में बैंगन के बीज नहीं डाले थे। फिर भी हमारे खेत में बैंगन कैसे फल गए? अब कैसे फले इससे हमें क्या लेना देना? ये बैंगन बड़े सुंदर और ताजे दिख रहे हैं। ऐसा लगता है इनकी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होगी। मैं सारे बैंगन तोड़ देती हूँ। आप सब्जी मंडी में ले जाकर इन्हें बेच दो। ठीक है, ऐसा ही करता हूं। और तारा सारे बैंगन तोड़कर एक टोकरी में रखने लगी। धीरे धीरे एक टोकरी भर गई, लेकिन खेत में अभी भी ढेर सारा बैंगन बाकी था। तारा ने और बैंगन तोड़ने शुरू किए और देखते ही देखते दूसरी टोकरी भी भर गई। 2 टोकरी बैंगन देखकर बिज्जू बोला, बिना बीज के भी इतने सारे बैंगन अपने आप उगाए। लगता है ये कोई साधारण बैंगन नहीं है, ये तो जादुई बैंगन है। तभी बैंगन की टोकरी में से आवाज आने लगती है। बैंगन की टोकरी से आ रही इस आवाज को सुनकर बिज्जू और उसकी पत्नी तारा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तारा, हमें इन बैंगनों को मंडी में ले जाकर बेचना होगा, लेकिन मैं 2 टोकरी बैंगन एक साथ नहीं ले जा सकता। कोई बात नहीं अंजू के बाबा, 1 टोकरी बैंगन आप ले चलो और 1 टोकरी बैंगन मैं लेकर चलती हूँ। दोनों मिलकर बैंगन बेचेंगे और सारे बैंगन बिक गए
तो हमें ज्यादा मुनाफा भी होगा। लेकिन अंजू को किसके पास छोड़कर जाएंगे? अंजू को हम मंडी में साथ लेकर चलेंगे। ठीक है अंजू की माँ, चलो अब हम बैंगन लेकर मंडी चलते हैं। और तीनों एक साथ मंडी चल पड़ते हैं। रास्ते में बिज्जू का दोस्त संतराम उन्हें देख लेता है और बिज्जू से कहता है, अरे बिज्जू भाई, कल तक तो तुम्हारे खेत में छोटे छोटे पौधे थे, लेकिन आज तुम दोनों दो दो टोकरी भर के बैंगन कहाँ से लेकर आ रहे हो? अब आ नहीं रहे हैं, बल्कि इन बैंगनों को बेचने के लिए मंडी जा रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे बैंगन तुम्हारे पास आए कहाँ से? बिज्जू सोच में पड़ जाता है कि संतराम को क्या जवाब दे, क्योंकि किसी को भी इन जादुई बैंगनों का सच नहीं बताना था। तभी बिज्जू की पत्नी तारा बोलती है, संतराम भैया, ये बैंगन हम दूसरे गांव से लाए हैं। वहां मेरे चाचा जी का खेत है, उनके खेत से ये बैंगन लाए हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। इस तरह से बिज्जू और तारा दोनों मंडी जाकर बैंगन बेचने लगते हैं। उनके बैंगन ताजे और काफी हृष्ट पुष्ट थे, जिस कारण ग्राहकों ने उनके सारे बैंगन खरीद लिए। उस दिन दोनों पति पत्नी की अच्छी कमाई हो गई। तारा, आज तो खूब पैसे मिले हैं, हमारे सारे बैंगन बिक गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी सारी सब्जियां एक ही दिन में सबकी सब बिक गई हों। अंजू के बाबा, इसी तरह से हम रोज बैंगन बेचते रहे तो हम जल्दी ही पैसे वाले बन जाएंगे और हमारी अंजू भी स्कूल जा सकेगी। खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ अंजू की माँ, तुम ठीक कह रही हो। बिज्जू के खेत में रोज ताजे ताजे रसीले बैंगन फल जाते और बिज्जू उन्हें तोड़कर टोकरी में भर लेता और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर उन बैंगनों को मंडी में बेच देते। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही थी। उन्होंने अपनी बेटी अंजू का नाम भी स्कूल में लिखवा दिया था। लेकिन बिज्जू और तारा की खुशियां संतराम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये बिज्जू रोज रोज इतने सारे बैंगन लाता कहाँ से है? मैं तो उसे कभी खेत में काम करते हुए भी नहीं देखता। ये सब कैसे हो रहा है? मुझे पता करना ही होगा। और उस रात संतराम बिज्जू के खेत में गया और सारी रात वहीं बैठा रहा। रात में बिज्जू के खेत में एक भी बैंगन नहीं थे। संतराम खेत के पास बैठकर खेत को निहारता रहा, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं जाग सका और उसकी आंख लग गई। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि खेत में चारों तरफ बैंगन ही बैंगन थे। सभी पौधों में बड़े बड़े और ताजे ताजे बैंगन फले हुए थे। ये देखकर संतराम के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अच्छा, तो ये जादुई बैंगन है, इसी के कारण बिज्जू मालामाल हो रहा है। मुझे इन जादुई बैंगनों का कुछ तो करना ही पड़ेगा। और संतराम वहां से चला गया। उस दिन भी बिज्जू और तारा 2 टोकरी में बैंगन लेकर मंडी चले गए और उन्हें बेचकर वापस आ गए। संतराम रात होने का इंतजार करने लगा। उस रात जब बिज्जू और तारा खाना खाकर सो गए, तब संतराम बिज्जू के खेत में आया और उसने बैंगन के सभी पौधों पर एसिड छिड़क दिया। अब देखता हूं कि कल सुबह इन पौधों में बैंगन कहां से आते हैं। अब जादुई बैंगनों का खेल खत्म। और ये सब करके संतराम वहां से चला गया। आधी रात को फिर से जोरों की बारिश होने लगी। बारिश की आवाज सुनकर बिज्जू और तारा की नींद खुल गई और तारा को बैंगन के पौधों की चिंता होने लगी। अंजू के बाबा, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, खेत में पानी भर गया तो हमारे बैंगन के पौधे गल जाएंगे। तुम चिंता मत करो अंजू की माँ, वो जादुई बैंगन है। उनके बीज सीधे स्वर्गलोक से आए हैं। बारिश उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और दोनों पति पत्नी फिर से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब दोनों खेत में गए तो सभी पौधों में पहले की तरह ही ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। देखा अंजू की माँ, मैंने कहा था ना कि ये जादुई बैंगन है, इन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, अब जल्दी जल्दी इन बैंगनों को तोड़ लेते हैं। और दोनों ने सारे बैंगन तोड़ लिए और उन्हें घर के अंदर लेकर आए। तभी उन बैंगनों में से आवाज आई, बिज्जू, तुम्हारे दोस्त संतराम ने कल रात बैंगन के पौधों पर एसिड डाल दिया था। इन पौधों को सुरक्षित करने के लिए इंद्रदेव ने आसमान से अमृत वर्षा की थी, जिससे तुम्हारे ये जादुई बैंगन फिर से उगाए।
तुम्हें लोगों की बुरी नजर से अपने बैंगनों को बचाना होगा। ये सुनते ही बिज्जू और तारा बहुत डर गए। अंजू के बाबा, हमारे जादुई बैंगन को बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूं। उस दिन बिज्जू ने अपने खेत के चारों तरफ लोहे के कटीले तार लगवा दिए और उनमें बिजली का करंट लगवा दिया। अब हमारे खेत की तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देख पाएगा और हमारे जादुई बैंगन हमेशा इसी तरह फलते रहेंगे। इस तरह से बिज्जू और तारा जादुई बैंगन की मदद से बहुत अमीर हो गए। बलियापुर गांव में बसंत नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती कर अपना गुजर बसर किया करता था। बसंत का एक पड़ोसी था रंगीला, जो हमेशा बसंत से ईर्ष्या करता था, लेकिन बसंत उसे अपने भाई की तरह मानता था। एक दिन सुबह खेत पर काम करते हुए, अरे बसंत, क्या इस बार भी सरसों बोओगे या कुछ और? क्यों मजाक करते हो रंगीला भाई? आपको तो अच्छे से पता है, पिछली बार मेरी सरसों की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। मेरी बात मानो बसंत, ये खेती तुम्हारे बस की नहीं। तुम मंडी में पल्लेदारी करना शुरू कर दो। ये सुनकर बेचारा बसंत मायूस होकर अपने काम में लग जाता है। एक दिन बसंत अपने खेत की तरफ जा ही रहा होता है। अरे आज तो बहुत गर्मी है भाई, प्यास भी काफी तेज लगी है। अरे वो रहा पानी। बसंत उस मटके में से पानी निकालता है और पीने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है, जो एक बूढ़ी अम्मा की होती है। अरे कोई है, यहाँ मुझे कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। अरे ये किसकी आवाज आ रही है? तभी बसंत थोड़ी दूरी पर चलता है और देखता है कि एक झोपड़ी है जिसके अंदर एक बूढ़ी अम्मा है, जो चारपाई पर लेटी हुई पानी के लिए चिल्ला रही है। बसंत उसके पास जाता है। क्या हुआ अम्मा, तुम ठीक तो हो ना? बोलो अम्मा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। अच्छा अम्मा, मैं अभी पानी पी लो। बूढ़ी अम्मा वो पानी पीती है। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मैं बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे उठा नहीं जाता। मैं कई दिनों की प्यासी थी, तुमने ही मुझे पानी पिलाया है, न जाने अब कब मैं ये संसार त्याग दूं बेटा। लेकिन अम्मा, क्या तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन बेटा क्योंकि तूने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बेटा, तुम्हारे हाथों पानी पी लिया, अब शायद मैं स्वर्ग प्रस्थान कर जाऊं। जाने से पहले तुम्हें एक राज बताती हूँ। मेरे घर के सामने जो नीम का पेड़ है, उसके नीचे एक बहुत पुराना चमत्कारी पिटारा छुपा हुआ है, जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ। उसका कभी दुरुपयोग मत करना, और कोई इसका दुरुपयोग करे तो इसे यहीं छुपा देना। क्या चमत्कारी पिटारा? अच्छा ठीक है अम्मा, मैं कभी उस चमत्कारी पिटारे का कभी भी अपनी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। और अभी तो आप और लंबा जियोगे। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर उस पिटारे को जमीन से निकाल लो। बसंत वहाँ से उस नीम के पेड़ के पास जाता है और उसके पास वाली जमीन खोदने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक लकड़ी का पिटारा दिखता है। अरे अरे, ये वही लकड़ी का चमत्कारी पिटारा है। अम्मा की बात सच हो रही है। तभी वो अपने घर जाता है। अजी आ गए आप? कब से आपकी राह देख रही थी। और ये क्या ले रखा है जी आपने अपने हाथ में? किसका लकड़ी का पिटारा उठा लाए आप? अरे भाग्यवान, ये एक चमत्कारी पिटारा है। हम जो भी इसमें चीज डालेंगे वो दोगुनी हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हैं जी? क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी अपने हाथ में एक मूंगफली का दाना लेकर आती है और उस लकड़ी के पिटारे में वो मूंगफली का दाना डाल देती है कि तभी उस बक्से में बहुत सारी मूंगफली आ जाती हैं। दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। देखा तुमने भाग्यवान, ये सच में एक चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है। हम इसमें जो भी चीज डालेंगे वो दुगनी हो जाती है। हाँ जी, आप तो सच बोल रहे हैं, ये सच में एक चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है।
अब बसंत को जो भी चाहिए होता वो उस लकड़ी के पिटारे में डालता और वही उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। बसंत अब बहुत खुश था। वो अब अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता रहा था। लेकिन बसंत पिटारे का कभी गलत उपयोग नहीं करता था। एक दिन बसंत उस पिटारे के साथ अपनी जमीन पर जाता है जहाँ वो खेती करता है। अरे अभी मेरे गेहूं की फसल होने में तो काफी समय है, लेकिन घर पर तो गेहूं का एक भी दाना नहीं है। ऐसे में मैं आगे क्या करूंगा? थोड़ी देर सोचने के बाद क्यों ना मैं इस पिटारे में एक गेहूं का दाना डाल देता हूँ, जिससे ये बहुत सारे हो जाएंगे और इन्हीं से मैं अपना काम चला लूंगा। अरे लेकिन मेरी गेहूं की फसल तो हुई नहीं है, फिर गेहूं का दाना कहाँ से लाऊं? बसंत थोड़ी दूर चलता है। पास ही उसका एक रंगीला नाम का पड़ोसी था जो अपने खेत में ही खेती कर रहा था। अरे रंगीला भाई, जरा एक गेहूं का दाना चाहिए तुमसे। अरे भाई, बस एक गेहूं के दाने का भला तुम क्या करोगे? खैर, ये लो एक गेहूं का दाना। और रंगीला उसे अपनी गेहूं की फसल में से एक गेहूं का दाना तोड़ कर दे देता है। बसंत रंगीला से वो गेहूं का दाना लेकर चलने लगता है, लेकिन रंगीला को ये बात कुछ रास नहीं आती और वो बसंत के पीछे पीछे जाने लगता है और एक जगह छुपकर बसंत को देखने लगता है कि तभी बसंत अपने उसी लकड़ी के पिटारे में एक गेहूं का दाना डालता है। देखते ही देखते एक गेहूं से काफी सारे गेहूं के दाने हो जाते हैं। ये देखकर रंगीला हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? इस बसंत ने तो सिर्फ एक ही दाना इस लकड़ी के पिटारे में डाला था। ये इतने सारे गेहूं के दाने इसमें कैसे हो गए हैं? जिसके बाद वो आदमी वहाँ से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को बसंत की सारी बातें बताता है। ये क्या बोल रहे हैं कि क्या सच में बसंत के पास कोई चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है? आप एक काम करिए जी, वो लकड़ी का पिटारा ले आइए उससे, फिर हम उसमें पैसे डालेंगे, जिसके बाद वो बहुत सारे हो जाएंगे। ऐसे हम बहुत अमीर हो जाएंगे जी। अरे भाग्यवान, मैं कैसे उस बसंत से वो चमत्कारी लकड़ी का पिटारा ला सकता हूँ? वो पिटारा बसंत मुझे कभी नहीं देगा। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करिए लेकिन वो चमत्कारी पिटारा ले आइए। जरा सोचिए ना, हम उस पिटारे की मदद से कितना कुछ पा सकते हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, ठीक है, करता हूँ कुछ। रात को सभी गांव वाले सो रहे थे। रंगीला चुपचाप अपने घर से निकला और बसंत के घर गया, जहां वो देखता है कि बसंत और उसकी पत्नी सो रहे थे। अब न जाने वो चमत्कारी पिटारा इस बसंत ने कहाँ रखा होगा। तभी रंगीला यहाँ वहाँ देखने लगा और देखते ही एक जगह छोटी सी मेज पर उसे लकड़ी का चमत्कारी पिटारा रखा हुआ दिखा। अरे अरे, वो रहा चमत्कारी लकड़ी का पिटारा। रंगीला लकड़ी का पिटारा चुपके से चुरा लेता है और उस पिटारे को अपने घर ले आता है। तभी उसकी पत्नी रंगीला को देर रात गए घर आता देख लेती है। इतनी रात गए कहाँ गए थे? और ये क्या है आपके जी हाथ में? कहीं ये वही चमत्कारी पिटारा तो नहीं है? हाँ हाँ भाग्यवान, देखा, ले आया हूँ मैं ये चमत्कारी लकड़ी का पिटारा। तभी रंगीला उसमें एक 10 रुपए का नोट डालता है। जैसे ही वो नोट उसमें डालता है, देखते ही देखते पिटारे में बहुत सारे नोट हो जाते हैं। अरे देखिए जी, कितने सारे पैसे हो गए हमारे पास। अब तो हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। हाय, अब कोई भी इस गांव में हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगा और अब आपको पूरा दिन गधों की तरह खेत में मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होगी। अब तो मैं इन पैसों से बहुत सारे गहने लूंगी। हाय रे, अब हमारे पास कितने सारे पैसे होंगे। हाय हाय हाय, अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता जी। वो सब तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन अभी तुम इस पिटारे को छुपा दो। अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। हाँ ठीक है जी, अभी छुपा देती हूँ इसे। उधर सुबह होती है। अजी सुनिए जी, न जाने वो लकड़ी का पिटारा कहाँ चला गया, यहीं तो रखा था। ये सुनकर बसंत उसके पास आता है। क्या हुआ भाग्यवान, आखिर कहाँ गया वो पिटारा? तुमने तो यही रखा था ना? हाँ जी, यही तो रखा था, लेकिन अब यहाँ नहीं है जी। हे भगवान, न जाने वो पिटारा यहाँ से कौन चोरी करके ले गया। बस जो भी ले गया है वो उस चमत्कारी पिटारे का दुरुपयोग ना करे। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उधर रंगीला और उसकी पत्नी रोज अब उस पिटारे में एक नोट डालते, जिसके बाद बहुत सारे नोट हो जाते और उन्हें एक बोरी में रख लेते।
सुनिए जी, जब तक हमारे पास बहुत सारे पैसे इस चमत्कारी पिटारे से इकट्ठा नहीं होते, तब तक हम किसी को भी पता नहीं लगने देंगे कि ये पिटारा हमारे पास है। हम इससे पहले बहुत सारे नोट जोड़ लेते हैं। देखते ही देखते वो पैसों से एक बोरी भरना शुरू कर देते हैं। चलिए जी, अब हम बोरी को अंदर कमरे में छुपा देते हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही बोल रही हो। चलो इसे अंदर कमरे में छुपा देते हैं। जिसके बाद दोनों अपनी नोटों से भरी बोरी एक कमरे में छुपा देते हैं। होता है तभी उसे रास्ते में रंगीला मिलता है। और भाई बसंत, कहाँ जा रहे हो? अरे बड़े उदास नजर आ रहे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। तुम बताओ, तुम्हारी फसल कैसी रही? इस बार तो और भी ज्यादा अच्छी हुई होगी। फसल? कैसी फसल भाई? अब मुझे फसल वसल बोने की कोई जरूरत नहीं है, समझे भाई? क्यों जरूरत नहीं है भाई? अरे ये क्या बोल दिया मैंने? कहीं इस बसंत को मुझ पर संदेह ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रहा था। जरूरत क्यों नहीं होगी भाई? बिल्कुल होगी। वही तो इकलौता सहारा है हमारा। आखिर एक एक पैसा तो फसल की बुआई से ही आता है अपने पास, है ना? अच्छा बसंत, अब मैं चलता हूँ, हैं? जिसके बाद रंगीला वहाँ से चला जाता है, लेकिन बसंत को उसकी बातें कुछ रास नहीं आती। आखिर इस रंगीला ने ऐसा क्यों बोला कि उसे अब फसल की कोई जरूरत नहीं है? कहीं इसी ने तो वो चमत्कारी पिटारा नहीं चुराया? हे भगवान, अगर इसी ने वो पिटारा चुराया होगा तो ये जरूर उसका गलत इस्तेमाल करेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे वो पिटारा जमीन से निकालना ही नहीं चाहिए था। बसंत बहुत सोच में पड़ जाता है। तभी बसंत रंगीला के घर जाता है। तभी रंगीला बसंत को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। अरे अरे बसंत भाई, कैसे आना हुआ तुम्हारा? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ भाई, सब ठीक है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं भैया। अच्छा, मुझसे मिलने आए हो? अच्छा कोई बात नहीं भैया, आओ आओ, बैठो बैठो। बसंत वहीं एक चारपाई पर बैठ जाता है। अरे भाई, जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। रंगीला जैसे ही अंदर जाता है, तभी बसंत इधर उधर देखता है। उसे एक बंद कमरा दिखता है। बसंत उस कमरे के पास जाता है और उसकी खिड़की से झांक कर देखता है। अंदर उसे चमत्कारी पिटारा दिखता है। ये देखकर बसंत चौंक जाता है। अरे इसका मतलब इस रंगीला ने ही मेरे घर से चमत्कारी पिटारा चुराया है। तभी ये रंगीला बोल रहा था कि अब इसे खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये जरूर इस चमत्कारी पिटारे का दुरुपयोग करेगा। मुझे यहाँ से ये पिटारा ले जाना होगा और वापस उसी नीम के पेड़ की जमीन के नीचे छुपाना होगा। तभी बसंत वहाँ से चला जाता है और रात को वापस रंगीला के घर जाकर वो पिटारा चुरा लेता है। बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि इस चमत्कारी पिटारे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए अब मैं इसे वापस वहीं दफना दूंगा। बसंत उसी जगह में जाकर फिर से मिट्टी के अंदर उस चमत्कारी पिटारे को छुपा देता है। उधर सुबह होती है। रंगीला देखता है कि जिस कमरे में उसने पिटारा रखा था वो वहाँ पर नहीं था। अरे अरे, कहाँ गया वो पिटारा? आखिर कहाँ गया वो पिटारा? हे भगवान, पिटारा तो यहीं रखा था, कहाँ चला गया? क्या हो गया जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, वो पिटारा नहीं मिल रहा है। लगता है कोई उसे यहाँ से ले गया है। ये क्या बोल रहे हो आप? हाय रे, हे भगवान, अब हम और पैसे नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। अब तो पिटारा चला गया जी। हाय हाय हाय। चुप हो जाओ भाग्यवान, जितने पैसे हमने बोरी में इकट्ठा किए हैं, चलो उन्हें ही बाहर निकालते हैं। अब और पैसे तो आने से रहे। तभी दोनों एक बंद कमरे की तरफ जाते हैं और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे चूहे नोटों की बोरी के आसपास मंडरा रहे थे। अरे अरे, ये क्या हो गया जी? हमारे सारे पैसे तो ये चूहे कुतर गए। ये कैसे हो गया जी? हाय हाय हाय, हम तो बर्बाद हो गए जी। हाय, हमारे ज्यादा पैसे पाने